आप लोग का भी चित्र क्लियर हो गया है, डायग्राम अगर क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी सब तो बहुत सिंपल है, हलवा है। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियां भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। सो मेरा नाम है नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी नीरज कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। सो देर किस बात की, लेकर हरि का नाम, आरंभ करते हैं अपना काम। सो बच्चों, आरंभ करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और आगे पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति, ये जो दो टॉपिक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप लोगों से ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए ना तो 5 नंबर की पोटली बांध लीजिए, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव और उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है इस वीडियो में, तो समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ना पढ़ा हो तो जाकर के देख लेना। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो हमने एक ले लिया -q और ले लिया +q, मध्य बिंदु को नाम दे दिया O और O से -q की दूरी क्या होती है, L। O से +q की दूरी क्या होती है, L। टोटल वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत सिंपल गणित है, दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा। L + L 2L, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो गई, 2L हो गई, ठीक है। -q को हम नाम दे देते हैं B, +q को नाम दे देते हैं A। आप चाहें तो -q को A भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। अब देखो, प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब वैद्युत द्विध्रुव तो बन गया, इसके निरक्षीय में मतलब कि अक्ष में नहीं होना चाहिए वो बिंदु, तो निरक्ष में हमने ले लिया, निरक्षीय स्थिति पर हमने ले लिया एक बिंदु, क्या, P ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, P बिंदु ले लिया, ठीक है। अब इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम ये दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, क्योंकि ये +q इस पर अलग बल लगाएगा, -q इस पर अलग बल लगाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि +q इस पर कितना बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये लगा रहा है E1 लगा रहा है। क्या लगा रहा है बच्चों, E1, +q से E1 बल लग रहा है। उसी तरीके से -q देख लेते हैं, तो -q अलग बल लगाएगा, तो -q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगी, E2 लगेगी बच्चों। क्या लगेगी, E2 लगेगी। इसका बल बाहर की तरफ लग रहा है, इसका बल अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो इस पर एक परिणामी तीव्रता भी निकलेगी, एक दूर भगा रहा है, एक पास खींच रहा है, ठीक है ना। तो एक परिणाम भी निकलेगा ना, तो इसका परिणामी तीव्रता हम नाम दे देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना सदिशों का हो गया है वियोजन, और ये चीज आप लोग 11वीं कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो, ऐसे होता है ये लंबवत घटक और ये होता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, इसका E1 नाम दे दिया था, और यहाँ पे हमने नाम दिया था इसका E2 और ये था E। ऐसे कुछ था ना यहाँ पे जो घटक बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो लंबवत घटक होता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा, और इसको कहते हैं हम cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये होगा sin थीटा होगा, यहाँ पे जो बनेगा sin थीटा होगा, ये होगा cos थीटा। क्या, cos थीटा, ठीक है। तो E और E1 के जो बीच कोण बन रहा है उसका क्या नाम होना चाहिए, E1 cos थीटा। E और E2 के बीच जो कोण बन रहा है इसका नाम हो गया E2 cos थीटा। तो इस कोण का नाम हो गया E1 cos थीटा और इस कोण का नाम हो गया E2 cos थीटा। चलिए, आप लोग का भी चित्र क्लियर हो गया है, डायग्राम अगर क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी सब तो बहुत सिंपल है, हलवा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले ये चित्र, यही आपने अभी समझा है, वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, बीच की दूरी 2L है, L और L से मिलकर के, है ना, ठीक है। और इसके R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। आपने यहाँ पे घटक भी पढ़ लिया, ठीक है ना। cos थीटा कहाँ से आ गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कहाँ से आ गया, आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए चित्र के बारे में लिखते हैं। क्या है,
माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो आपने चित्र में किया है वही चीजें सेम टू सेम लिख देना है और कुछ भी नहीं है, और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है कि आप लोगों ने क्या किया है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, l प्लस l 2l। इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु जो बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। ठीक है, जो निरक्षीय स्थिति पर है। कहां पर है बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर है ना। अगर यहां पे होता, इसके अक्ष में होता तो अक्षीय स्थिति पे हो जाता, ये अभी निरक्षीय स्थिति पर है। तो हमको क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो हम दोनों आवेशों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस आवेश के कारण बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि प्लस क्यू इस पर अलग बल लगा रहा है, माइनस क्यू अलग लगा रहा है। तो प्लस क्यू कितना लगा रहा है उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर क्या होता है, आर होता है आवेश से बिंदु की दूरी। तो आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, आर स्क्वायर, इसे आवेश है, इससे बिंदु की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। सर ये कहाँ से आ गया, अभी तो आपने समझा दिया सब कुछ, पूरे चित्र के बारे में बता दिया इसके कि बी माइनस क्यू प्लस क्यू एल और E1 cos थीटा E2 cos थीटा कहाँ से आया, ये सब तो समझ में आ गया, पर ये कहाँ से आया। कोई बात नहीं बच्चों, 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी समझा देते हैं। देखो यहाँ पे ना एक दो त्रिभुज बन रहे हैं, इस पूरे चित्र में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, OAP OBP। कैसे, OAP और OBP। क्या करते हैं, अभी हम प्लस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, OAP लेंगे। देखो कैसा चित्र बना हुआ है, इस चित्र को थोड़ा बाहर निकाल के देख लेते हैं। ऐसा कुछ है ना, ये है OA और ये है P। ठीक है, ऐसा कुछ त्रिभुज है ना ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थीटा। O से A की दूरी कितनी है बच्चों, O से A की दूरी है L, O से P की दूरी है क्या है, R। क्या है, R है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ना बचपन से एक प्रमेय पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय, जहां पर क्या होता है, अभी आपको ना समकोण त्रिभुज में क्या है, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता नहीं चल रहा है। तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, AP, कर्ण है ना, AP का वर्ग, लंब का वर्ग क्या है, R का वर्ग, आधार का क्या है, L का वर्ग, L स्क्वायर। ठीक है ना। अभी हमको AP का निकालना है तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घात 1/2। स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। आप लोग को समझ में आ गया कि A और P का मान कैसे आया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये सूत्र होता है E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके भी घात में क्या आएगा, ये आर का वर्ग है और आर का मान ही इतना होता है। तो क्या इस 2 से, ये आपको ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा, इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे हुआ क्या है। E1 बराबर 4πε0 इंटू क्यू की जगह क्यू हो गया, आर की जगह क्या हमें वैल्यू रखेंगे, आर की जगह क्या आया है, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। और सूत्र में भी क्या है, मतलब जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था उसमें भी एक वर्ग है तो इसका भी पूरे का वर्ग होगा 1 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचा, तो ये यहाँ से आ गया। अभी चलिए देखते हैं माइनस क्यू आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है, वही सेम टू सेम करना है जो सूत्र आपका था। E बराबर क्या था, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। अब आर की जगह पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब आप लोगों ने क्या देखा, जो E1 है बराबर है E2 के, ये क्या है, PB के अनुदिश, ये जो बल लग रहा है क्या है, PB के अनुदिश, मतलब ये P से B की ओर आ रहा है जो बल है E2 वाला। E1 वाला सेम टू सेम क्या हो रहा है, ये किसके अनुदिश है, AP के अनुदिश है। क्या है, AP के अनुदिश, ये लिखा हुआ है AP के अनुदिश लिखा हुआ, मतलब A से P की ओर बल लग रहा है।
बच्चों हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देख लिया पी बिंदु पर। अब पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं सदिशों के योग नियम से। कैसे निकालेंगे? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि आपने पढ़ा है कि E1 बराबर है E2 के, तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। कैसे हो गया? E1 और E2 दोनों बराबर है तो दोनों को हम E1 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? E1 और E1 जुड़ जाएंगे तो 2E1 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट स्टेप में E1 का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 का हम मान रख देते हैं। E1 का मान क्या है? E1 का मान है 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं E1 का मान रख दिया, आगे क्या है? cos थीटा। अब cos थीटा की जगह क्या है? L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। ये कैसे आ गया? चलिए देख लेते हैं। cos थीटा, देखो जब भी हम कभी निकालते हैं ना cos की वैल्यू, तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, अगर जो लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है वो रिलेट कर पाएंगे। लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है cos, लंब बटे आधार होता है tan। ठीक है, आप लोगों ने ये तरीका अगर पढ़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो cos निकालने के लिए होता है आधार बटे कर्ण सूत्र होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण हमने देखा है, आधार क्या है? यल है। यल क्या है? आधार है, बटे में कर्ण। तो कर्ण क्या है? यल आधार हो गया, कर्ण था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो E1 व cos थीटा का मान रखने पर ये वाला हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। ये कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ है, बस इस 2 का गुणा कर दिया है। ये 2/1 हो गया तो इसका अंश में गुणा हो गया है, तो 1/2 लिख दिए। Q अपान इसको पूरा एज इट इज लिख दिए, बस L के साथ 2 को गुणा कर दिए हैं। तो 2 का गुणा L से होगा तो 2L हो जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज है। अभी क्या हो गया है? Q इंटू 2L। आप लोगों ने पढ़ा हो वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो Q इंटू 2L है, तो क्या हम लिख सकते हैं एक साथ इसको? E बराबर 1/4πε0 इंटू, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? Q इंटू 2L की जगह P आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2 का जब गुणा होगा तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ये कैसे आए ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, जब आधार समान हो और दोनों के बीच गुणा हो रहा हो, दोनों भिन्नों के बीच गुणा हो रहा हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आप लोगों ने 5वीं कक्षा में पढ़ लिया होगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे क्या है? आधार क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, इसका गुणा हो रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 से, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 से। तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1 का जोड़ हम कर देंगे इससे, तो आ जाएगा क्या? 3/2। अब भिन्नों को जोड़ तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देख लेना है। 2 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बराबर 3/2। ठीक है, तो आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब यदि L बहुत 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 छोटा हो R से, तो ठीक है, L क्या हो? L की वैल्यू मतलब O से लेकर के A की बीच की दूरी है, प्लस Q के बीच की दूरी है, O से लेकर माइनस Q के बीच की दूरी L R से बहुत कम हो, मतलब जो बिंदु है वो बिंदु दूर हो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? L को हम नगण्य मान लेंगे, तो क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यूब हो जाएगा। L को क्या मान लिए? नगण्य हम मान लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा प्लस कुछ भी नहीं है तो इसको हटा देते हैं L को, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा, तो P अपान R क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गई वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यूब। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, हर बार बोलना पड़ता है, आप करते एक भी नहीं हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।